Friends, in this lecture we will discuss about the methods for determination of magnetic susceptibility. इससे पहले हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म क्या है या उसका ओरिजिन कैसे होता है और क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म हमने पढ़ी थी। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेज़र करके किस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं। तो स्पेशली इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस टू मेथड्स to determine the magnetic susceptibility. One is Gauss method and the other is Quincke method. So for measurement of magnetic susceptibility, we have to actually measure the force on the sample by the applied magnetic field. तो हम जानते हैं कि जब हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या किसी सब्सटेंस को when we put it in the magnetic field, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा या वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा। तो उस फोर्स को जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है व्हेन इट इज put in the applied magnetic field, magnetic susceptibility of that particular sample can be measured. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या मेजर करना होगा? फोर्स। फोर्स कौन सा होगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर सैंपल एक्सर्ट कर रहा है। And this force depends upon the tendency of a sample to align in the applied magnetic field. ये जो फोर्स है ये डिपेंड करेगा कि जो सैंपल है अपने को किस तरीके से अलाइन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। दस डिपेंड्स ऑन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। इसलिए जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? ससेप्टिबिलिटी पर। तो इसलिए अगर हमें ससेप्टिबिलिटी पता होगी तो हम उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। सो इफ द फोर्स ऑन द सब्सटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मेजर्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। तो हम जानते हैं अगर हमें आई पता हो, एच पता हो, तो अगर हमें ये पता होगा तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, while the substances repelled in the magnetic field they are diamagnetic substances. तो वो substances जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, जिनका प्रतिकर्षण होता है, वो कहलाते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और जो अट्रैक्ट होते हैं वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर हम सॉलिड्स को देखें, द फोर्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट बैलेंस। ओके, तो इन हमें किसी सॉलिड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करें? उसका वेट मेजर करें। और अगर हमें किसी लिक्विड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का पता लगाना है तो हम क्या करें? उसके राइज एंड फॉल, उसके जो लेवल है, जो लिक्विड का लेवल है, उसके राइज और फॉल यानी उसके बढ़ने और उसके घटने को अगर हम मेजर करें तो उससे वी कैन कैलकुलेट दी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसी पर बेस्ड दो मेथड्स हम बताने जा रहे हैं जिसमें हम एक सॉलिड और एक लिक्विड सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट मेथड जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है गॉस मेथड, और इस मेथड को सबसे पहले किसने दिया था? लुइस जॉर्ज गॉय ने 1889 में। और यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड सैंपल्स कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स वेट इन द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? किसी लिक्विड या किसी सॉलिड सैंपल के मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं उसके वेट को मेज़र करके। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सॉलिड का किस तरीके से हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट्स वेयर द बॉटम ऑफ द सैंपल सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मैग्नेट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और जो सैंपल होगा वो एक सिलेंडर में होगा। सॉलिड अगर हमने लिया तो उसको एक सिलेंडर में यूनिफॉर्मली पैक करना है, और उसको पैक करने के बाद सिलेंडर को इस तरीके से रखेंगे कि जो सिलेंडर का जो बॉटम वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हो।
देन वेट ऑफ द सैंपल एक्चुअली क्या होगा कि हमने एक बार वेट उसका लिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, और दूसरी बार हमने सैंपल का वेट लिया और उसमें पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. सो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द वेट, एंड इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द वेट. तो हमें वो वेट का डिफरेंस चाहिए. तो उस वेट ऑफ जो डिफरेंस ऑफ वेट है उसको हम इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे. एंड तो अगर हमें वेट डिफरेंस पता चल जाएगा, देन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेट चेंज and the susceptibility, applied field and the surface area of the sample. तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, आप देखेंगे डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा डब्ल्यू इज द चेंज इन द वेट, K is the susceptibility, H is the applied magnetic field and A is the surface area. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेट हमें पता है. अभी आप देखेंगे वी जस्ट रिक्वायर वन रेफरेंस सैंपल ऑल्सो. हमें एक रेफरेंस सैंपल भी चाहिए, जिस रेफरेंस सैंपल का हमें के पता होगा. उस के की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. First, you can see that what is W. So, delta W is W1 minus W2. It is a weight, change in the weight of the sample before and after application of magnetic field. And this W is generally positive for paramagnetic substances and negative for diamagnetic substances. तो W जो है वो paramagnetic substances के लिए positive होता है और diamagnetic substances के लिए ये negative होता है. K क्या है? K है volume magnetic susceptibility जो हमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की कैलकुलेट करनी है. देन H इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. H क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सैंपल. फर्स्ट आई विल शो यू द सेटअप ऑफ गॉयस मेथड. पहले आपको मैं ये दिखा दूं डायग्राम से कि जो गॉयस मेथड है उसका सेटअप क्या है. ये देखिए दो सिलिंड्रिकल शेप की मैग्नेट्स रखे हुए हैं और इन मैग्नेट्स में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से जनरेट होगा. एंड दिस इज द सैंपल सिलेंडर. ये सैंपल सिलेंडर है और इसमें सैंपल भरा हुआ है. तो ये सैंपल का मैंने आपसे कहा था जो बॉटम पार्ट है, इस सैंपल की जो सिलेंडर का जो बॉटम पार्ट है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी मिडिल पोजीशन पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ये जो बॉटम पार्ट है वो इस मैग्नेट के बीच में है. देखिए तो मैक्सिमम इसको क्या मिलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए. इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता होगा, तो हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होगा तो हम सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हमें रहेगा. देन कितना हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ये हम रैंडमली अप्लाई करेंगे. वो फील्ड कितना है उस फील्ड को मेज़र करना है हमने. वो फील्ड हम मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस सैंपल जिसकी हमें वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी पहले से ही पता होगी. और आप देखिए इसको जुड़ा गया है एक बैलेंस से. ये बैलेंस है और ये बैलेंस से हम इस सैंपल का वेट पहले मेजर करेंगे विदाउट अप्लाइंग एनी मैग्नेटिक फील्ड एंड देन अगेन वी विल मेजर आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन W. तो देखिए पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो पहले हमें क्या पता करना है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नेटिज्म कितना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस सैंपल. रेफरेंस सैंपल मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड जिसकी हमें वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पता होगी. तो हमें के पता होगा तो हम एच निकाल सकते हैं. देखिए हम एक रेफरेंस सैंपल लेंगे, उस सैंपल का पहले वेट लेंगे विदाउट अप्लाइंग एनी मैग्नेटिक फील्ड. देन हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसका वेट लेंगे. उसकी ससेप्टिबिलिटी हमें पता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है, सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एच. ओके नाउ अब हमें एच पता है. अब हम क्या करेंगे, वो सैंपल लेंगे जिसकी हमें के मेजर करनी है. तो हमें यानी दो चीज़ें चाहिए, एक रेफरेंस सैंपल और एक अपना सैंपल. तो अब हमने अपना सैंपल लिया जिसकी हमें वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मेजर करनी है. तो अब देखिए W हमें मिल जाएगा क्योंकि W जो है वो डिफरेंस इन द वेट विदाउट अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये W हमें पता है.
एच हमें पता चल गया, देखिए रेफरेंस सैंपल की हेल्प से हमें एच पता चल गया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी फॉर द सैंपल. And if we know the volume susceptibility, then we can easily measure the molar susceptibility. हम molar susceptibility easily measure कर सकते हैं. Xi is the this is the chi. So chi is the molar susceptibility, and it is equal to volume susceptibility multiplied by the molecular mass of the substance and divided by the density of the substance. तो अगर हमें sample की molecular mass पता हो, density पता हो, then we can measure its molar susceptibility. And this molar susceptibility is actually the measure of degree to which 1 mole of a substance interacts with the applied magnetic field. ओके, तो ये क्या बताएगा हमें कितनी डिग्री तक ये जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. This molar susceptibility is the combination of paramagnetic as well as diamagnetic susceptibility. तो ये जो molar susceptibility हमने मेजर करी है, कैलकुलेट की है, ये इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, डायमैग्नेटिक susceptibility का भी और पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का भी. क्योंकि आप ये जानते हैं कि सब्सटेंस में बहुत कम, हर एक सब्सटेंस में डायमैग्नेटिज्म तो होता है और पैरामैग्नेटिज्म भी, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो देयर विल बी पैरामैग्नेटिज्म ऑल्सो. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ करेक्शंस लगाने पड़ेंगे जिससे कि हम प्योरली पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट कर सकें. तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू दी ससेप्टिबिलिटी. तो इसलिए जो है हमें क्या करना होगा, डायमैग्नेटिज्म की जो क्वांटिटी है उसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा. तो अगर किसी सब्सटेंस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो तो हम डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते. अगर किसी सब्सटेंस में केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर हम डायमैग्नेटिक, तब तो जो ससेप्टिबिलिटी आएगी वो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी. लेकिन अगर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं तो उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डायमैग्नेटिज्म भी क्रिएट होगा क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपोज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और पैरामैग्नेटिज्म होगा जो कि अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को. इसलिए we have to subtract this diamagnetic susceptibility from the total susceptibility. जो हम मेजर कर रहे हैं एक्चुअली वो क्या है, वो टोटल ससेप्टिबिलिटी है. तो उसमें से हमको डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस करनी होगी, देन वी ऑब्टेन दी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तब हमें क्या मिलेगा, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलेगी. ओके, तो यहाँ पर हमें करेक्शन करना होगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दी डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब आप देखिए कि अब हमारा क्या कैलकुलेट हो गया है, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट हो चुकी है. तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो कैलकुलेट हुई है, अगर हमें वो पता होगी देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट सब्सटेंस. हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज रिलेटेड टू द पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बाय दिस relationship. So mu effective is equal to 2.84 root this paramagnetic susceptibility into temperature, and this value is in Bohr magneton. So in this way we can calculate the experimental magnetic moment of the sample. Now come to the other method, that is Quink's method for determination of magnetic susceptibility of liquids. तो यहाँ पर हम magnetic susceptibility liquid की मेजर करेंगे और इस लिक्विड की ससेप्टिबिलिटी मेज़र करने के लिए पहले मैं आपको अपरेटस के बारे में बता दूं. यहाँ पर जो किंक मेथड है, ये अपरेटस में क्या होता है, यू शेप्ड एक ट्यूब होती है जिसको किंक ट्यूब कहते हैं. तो ये यू शेप्ड ट्यूब जो होती है उसको अगर आप देखेंगे तो वो एक साइड से उसका लिम्ब जो है वो वाइड होता है, चौड़ा होता है, और दूसरा लिम्ब क्या होगा, नैरो. जो नैरो लिम्ब होगा एक तरीके से इट विल एक्ट एज अ कैपिलरी टाइप. ओके, द लिक्विड सैंपल को हम क्या करेंगे, इट इज फिल्ड इन द ट्यूब एंड द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड. और क्या होगा कि हम इस लिक्विड सैंपल को इस
क्विंक ट्यूब में फिल करेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस लिक्विड के मेनिस्कस का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, तो बीच में वो लिक्विड का मेनिस्कस होगा। The change in the level of liquid sample in the narrow tube is read by a traveling microscope when the magnetic field is not applied. And again, we have to take the level of the liquid sample after applying the magnetic field, and that can be denoted by H2. So एक जो लेवल है हमें लिक्विड का लेना है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, और एक हमें उसका लेवल लेना है जो लेवल चेंज होगा एक्चुअली लिक्विड का वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। और अगर हम इन दोनों के लेवल को माइनस कर दें तो हमें एक चेंज इन द लेवल ऑफ लिक्विड मिलेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिक्विड का हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन द लेवल ऑफ लिक्विड, जो लेवल है उसका वो चेंज जो हुआ है उसको हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, जबकि हमने सॉलिड के केस में क्या किया था, उस वेट को मेजर किया था जो चेंज हो रहा था आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे कि पहले लिक्विड को इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका लेवल मेजर करेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फिर उसका लेवल मेजर करेंगे, और ऐसा हम डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे करेंगे। कई सारी फील्ड स्ट्रेंथ पे हम लेवल मेजर करेंगे, और इस लेवल को मेजर करने के बाद देन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, गॉस मीटर की हेल्प से उसकी फील्ड को मेजर करते हैं, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम फिर फॉलोइंग फॉर्मूला से मेजर करेंगे। So this is the formula for calculating magnetic susceptibility by Quink's method. ये देखिए आप, रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और solution which magnetic susceptibility has to be calculated. Then sigma is the density of air, क्योंकि जो लिक्विड है उसके ऊपर एयर है, उस एयर की जो डेंसिटी है उसको भी माइनस करना होगा। g is the acceleration due to gravity and h is the change in the level of liquid due to the magnetic field, and H is the applied magnetic field. So with the help of this formula, because we know the density of the liquid, we know the density of air, we know the change in the level of the liquid, and then we know the applied magnetic field, then we can easily calculate the value of this chi, this magnetic susceptibility. ये H/H² की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम चेंज करते रहते हैं, गॉस मीटर की हेल्प से इसको हम चेंज करते हैं, और H जो चेंज हो रहा है उसको मेजर करेंगे। तो फॉर ईच applied magnetic field we had certain value of change in the level of liquid, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो हमें कई सारे रेशियो मिलेंगे H/H²। फिर फाइनली क्या करते हैं, इस H/H² का मीन लेते हैं और उस मीन को यहाँ पर पुट करते हैं। This is the apparatus for measuring magnetic susceptibility for through Quink's method. ये देखिए, ये दो आप देखेंगे ये मैग्नेट्स हैं, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे थ्रू करंट, और ये गॉस मीटर है जिसकी हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर किया जाता है। और ये जो ट्यूब है यू ट्यूब, इसमें आप देखेंगे इसका एक पार्ट जो है वो वाइड है और दूसरा पार्ट नैरो है। ये जो नैरो पार्ट है यहाँ पर लिक्विड की पहले पोजीशन यहाँ पर देखिए बीच में, जो इसका मेनिस्कस है वो इन जो मैग्नेट्स हैं उनके बीच में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तो ब्लू कलर की लाइन शो कर रही है ओरिजिनल लिक्विड लेवल, तो इस लेवल को मेजर करते हैं। उसके बाद वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो या तो इस लिक्विड का लेवल बढ़ेगा या लिक्विड का लेवल क्या होगा, कम होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सब्सटेंस। अगर इस लिक्विड का लेवल राइज करता है कॉलम में तो वो लिक्विड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर इस लिक्विड का लेवल फॉल करता है तो ये कैसा सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक। तो ये लेवल राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर ये लेवल राइज करेगा तो यहाँ पर ये लेवल फॉल हो जाएगा इस ट्यूब में। अगर ये लेवल यहाँ पर
फॉल होगा तो यहाँ ये जो वाइट ट्यूब है वहाँ पर ये राइज करेगा। तो यहाँ पर जो लेवल राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है उस लेवल को मेज़र करना है हमें। पहला हमने ये लेवल मेज़र किया before applying any magnetic field, then we are measuring the change in the level. हम लेवल को फिर से देख रहे हैं कि अगर हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसका लेवल कितना हो गया। जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को एच कह रहे हैं। और जो हम जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको गॉस मीटर की हेल्प से देख लेंगे कि कितना हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। ओके और जो लेवल है उसको हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखते हैं कि इसका जो लेवल है वो कितना चला गया है, जो लिक्विड का लेवल है। तो हमने एच मेजर कर लिया, स्मॉल एच, और कैपिटल एच मेजर किया विद द हेल्प ऑफ गॉस मीटर। कई सारे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे डिफरेंट लेवल्स, और डिफरेंट जो चेंज इन लेवल है उसको मेज़र करते हैं। देन कई सारी वैल्यूज़ होंगी एच अपॉन एच स्क्वायर की। उसका जो मीन है उस मीन को हम फॉर्मूले में ऐड करेंगे। वी नो दिस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ एयर, सो वी कैन easily calculate the magnetic susceptibility. And if we know the magnetic susceptibility, then we can easily calculate the magnetic moment of that particular substance. Now we will summarize this lecture. Now in this lecture we had studied the measurement of magnetic susceptibility using Gauss method, and here we had measured the susceptibility of the solid substances. ओके तो यहाँ पर हमने सॉलिड सब्सटेंसेस की जो ससेप्टिबिलिटी है वो मेज़र करी थी गॉस मेथड से, एंड लिक्विड सैंपल की ससेप्टिबिलिटी मेज़र की थी दिस क्विंक मेथड से। तो जो लिक्विड सैंपल था उसकी हमने ससेप्टिबिलिटी मेज़र की थी क्विंक मेथड से। गॉस मेथड से जब हमने ससेप्टिबिलिटी मेज़र की तो हमने मेज़र किया उसका वेट डिफरेंस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। और जब हमने लिक्विड की ससेप्टिबिलिटी मेज़र की तो वो हमने लिक्विड के लेवल को हमने देखा, और इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस चेंज इन लेवल वो फोर्स की वजह से चेंज हुआ था, और जो चेंज इन वेट था वो भी फोर्स की वजह से चेंज हुआ था। तो इस फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की वजह से वेट चेंज हुआ, उसकी वजह से लेवल चेंज हुआ, उसको हमने मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए यूज किया। In case of Gauss method, we had used a reference substance. We had used a reference substance, and that reference substance is the complex. ये reference substance क्या था, यहाँ पर हमें एक reference substance को use करना पड़ा, और reference substance था mercury tetracyanide cobaltate third। तो ये वो complex था जिसकी हमें magnetic susceptibility पता होती है, और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है 16.44 इंटू 10⁶ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमें पता है, इसलिए हम इसकी हेल्प से एच निकाल सकते थे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को लेते हुए वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सैंपल। ये इसका अगर हम एडवांटेज देखें गॉस मेथड का, तो एडवांटेज ये है कि लार्ज सैंपल साइज कैन बी टेकन, और अगर हम लार्ज सैंपल साइज लेंगे तो फोर्स का अमाउंट अधिक लगेगा। अगर फोर्स अमाउंट अधिक लगेगा तो वेट जो आएगा वो वेट को हम सिंपल केमिकल बैलेंस से भी मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ गॉस मेथड। जबकि इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए गॉस मेथड के लिए भी रिक्वायर यूनिफॉर्म पैकिंग। तो यूनिफॉर्म पैकिंग इज अ वेरी टिपिकल टास्क, तो ये एक डिसएडवांटेज है गॉस मेथड का। So this is the all about the Gauss method and Quink's method, which has been used for measuring the magnetic susceptibility of solid and liquid. Thank you very much. In the next lecture, we will discuss about the orbital contribution to the magnetic moment.